नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात से बाइकॉट का फ़ैसला जो है वो सामने आया है। इमरान साहब, आपका क्या कहना है इस पर? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें कर रही है, दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात से लाताल्लुकी का जो फ़ैसला किया गया कि हम बाइकॉट करने जा रहे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस नहीं है कि जीतेंगे नहीं? अपनी मकबूलियत पर कोई शक का इजहार किया जा रहा है PTI की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़रा सीधी बात यह है कि PTI की तरफ से हमेशा ये डोल पीटा जाता है कि जी हम बड़े जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती। इसमें कोई शक नहीं कि PTI जो है मुल्क की एक मकबूल तरीन सियासी जमात है, लेकिन ये कैसी जमहूरी सियासी जमात है कि जो इलेक्शन से ही भाग रही है। भाई आपसे अगर ज़्यादती हुई, आपको अगर फॉर्म 47 पे हरा दिया गया, आपसे अगर हुकूमत छीन ली गई, आपसे अगर आपका मैंडेट छीन लिया गया, तो आपको तो ज़्यादा ताकत के साथ मैदान में आना चाहिए ताकि आप अपना छीना हुआ मैंडेट वापस ले सकें। उनको लगता है हम जीतेंगे नहीं, ये कहाँ की मुझे बताएं ना कि समझदारी है या दानिश्वरी है कि वो पहले खुद से ये अखज़ कर लें कि अच्छा अब भी हमारे साथ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर उनकी कहीं सेटिंग नहीं होती, अगर ताकतवर लोगों में उन्हें कबूलियत नहीं होती, तो फिर वो सियासत से ताल्लुकी कर देंगे, फिर वो कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि ये PTI का फैसला दुरुस्त नहीं है। आपको कभी भी दुश्मन को, अपने सियासी मुखालिफ को जगह नहीं देनी चाहिए। वो कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अगर आप जगह खाली छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% तो चांस है ना आपके जीतने का, असेंबली में आने का। अगर आपने वो चांस ही खो गया तो फिर तो 100% ये है कि आप असेंबली में नहीं आएंगे। और अगर असेंबली अपना अरसा पूरा करती है, जो हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह करे तमाम असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, तो इसका मतलब आपने अगले 3 साल के लिए तो अपने आप को सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट कर लिया। अच्छा इमरान साहब, एक तरफ ये फैसले किए जा रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र दी जा रही है कि दोबारा से मुज़ाकरात करते हैं। तो PTI को, आपके ख्याल में PTI के लिए क्या वाहिद और बेहतर रास्ता अब रह गया पीछे कि क्या गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात अगर PTI करती है तो कोई रास्ता निकलता है इनके लिए? देखें, PTI के लिए रास्ता एक ही कीमत में निकलेगा, एक ही सूरत में निकलेगा कि वो हुकूमत के साथ, सियासी जमातों के साथ एक मेज़ पे बैठें, वहाँ पे बातचीत हो और उसके बाद जो ताकतवर हलके हैं, जो फैसला कुन हलके हैं, उन तक ये बात जाए कि अब PTI जो है वो सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार है। अगर आप देखें 9 मई के वाक़े ने PTI को बहुत बैकफुट पे कर दिया है। उस पर बहुत सारे अब इफ्स एंड बट्स हैं, उस पर बहुत सारे सवालात हैं। सबसे अहम जो इसमें मामला है ना वो ये है कि PTI नाम है सिर्फ इमरान खान साहब का जी, उसमें दूसरी तीसरी चौथी टियर है ही कोई नहीं। खान साहब हैं और आवाम है, ये उसका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि भले जो मर्जी को दुनिया करती रहे, दूसरे कहते रहे, कारकुन ने सिर्फ खान की सुननी है। और माइनस ये है कि अगर खान को गलत फैसला करते हैं या जज्बात की रो में बह जाते हैं या रूहानी तौर पे उन्हें कोई इशारा दे दिया जाता है, तो उस रूहानी इशारे की आड़ में वो कुछ फैसला कर लेते हैं कि ऐन से शुरू हो या मीम से या नून से, तो फिर भी कोई उन्हें समझाने वाला, गाइड करने वाला या मशवरा देने वाला बिल्कुल नहीं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि कारकुन को जो गाइड करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि वो कारकुन बेहतर तरीके से और सही गाइड करें, बजाय इसके कि इंतशार की सियासत की तरफ लेके जाया जाए, बजाय इसके कि बानी PTI को ये जाकर समझाया जाए कि मुज़ाकरात एक वाहिद रास्ता है और किसी एक नुक्ते पर इतफाक़ करके ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाके अपने मुस्तकबिल को बचा सकती है। हुज़ैफ़ा रहमान, वज़ीर मुमलिकत, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत सामने आ रही है कि हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर पेशकश की गई है मुज़ाकरात की। क्या PTI को या बानी PTI को ऑफ़र करने के लिए आप लोगों के पास कुछ मौजूद है? देखिए, ये 2 बातें हैं जो आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये है कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफ़र कर चुकी है या मुज़ाकरात उनसे करना चाहती है। दूसरा ये है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए जी, हुकूमत का पहले दिन से ये स्टांस है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो अशद ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम जुड़ा होता है। और तहरीक इंसाफ जो असम्बली में बड़ी एक सियासी जमात है, अपोजिशन लीडर उनका है, और हमारे पास तो हर वक्त उनके लिए मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है हमारी साइड से वो ओपन है। और आपको याद होगा कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक कमेटी भी बनाई थी जिस दौरान सनाउल्लाह खान और इरफान सदीकी साहब उस कमेटी का हिस्सा थे और मुज़ाकरात से ये भाग गए। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि
पार्लियामेंट में इन्होंने बात की बैरिस्टर गौहर साहब ने, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, हम इसको वेलकम करते हैं। जबकि बात है कि बानी तहरीक इंसाफ को हम क्या ऑफर करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ को तो हम यही कह सकते हैं कि उनकी सजाएं हैं, वो जाहिर है चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस का हो, चाहे 9 मई का ट्रायल उनका हो, या बाकी चीजें हों, ये सारी कोर्ट से सजाएं हैं उन्हें। और जिस तरीके के पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं आप बेहतर जानती हैं, वो निज़ाम नहीं है कि 90 की दिहाई हो और कोर्ट्स आपके मातहत हों और आप से डायरेक्ट रिलीफ दिलवा दे। उन्हें रिलीफ कोर्ट अदालतों नहीं देना है। अच्छा हुज़ैफा साहब, अदालतें उन्हें रिलीफ देंगी, आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपने एक टीवी शो में जिक्र किया कि इमरान खान को डील की पेशकश की गई थी, वो यूके यूरोप जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे ये कहा गया कि आप मिडिल ईस्ट में कहीं चले जाएं, यूरोप आपको नहीं भेजा जा सकता। तो ये सारा क्या मामला है, इस पे ज़रा रोशनी डालें। हाँ बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप खुद चूंकि ब्रॉडकास्टिंग के आदमी हैं, अगर आप मेरे तीनों इंटरव्यूज या 2 इंटरव्यूज निकाल कर देख लें, एक तो वो जाहिर है एक इंटरव्यू जो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था उसमें मेरे साथ एक और गेस्ट भी थे, लेकिन मैं उसका गिला नहीं करता। जब उन्होंने प्रोग्राम ऑन एयर किया तो उसको एडिट करके वो नहीं थे और मुझे अकेले को जो है फिर उन्होंने वो सोलो अंदाज में उसको शेयर किया। और टोटल अगर आप मेरा इंटरव्यू देख लें, एक तो उसमें मैंने बात ही यही रखी कि बानी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है और वो हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके की डील मिल जाए, और लेकिन हुकूमत उन्हें किसी तरह की डील देने की ख्वाह नहीं है। और जो बात ये कही गई कि हमने ऑफर की, मैंने ये नहीं कहा हमने ऑफर की, मैंने कहा कि उनके लिए काफी बिजनेसमैन दोस्त बाहर से आए थे, मगरबी ममालिक से आते रहे, तो ये तजवीज भी आई थी कि उन्हें किसी गल्फ मुल्क या कहीं भेज दिया जाए। तो दुनिया का कोई मुल्क उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है, लेकिन ये उस वक्त की बातें जब उन्हें अदालतों से सजाएं नहीं हुई थी। इस वक्त आपको खुद पता है, आप खुद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं, कि उन्हें अदालतों ने सजाएं दी हुई हैं। उन अदालतों की सजाओं का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो हाई कोर्ट के अंदर है। इन हालात में हुकूमत किसी भी तरीके से उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे सकती। यानी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर बानी तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत भी आ जाए मरकज में, तो वो उन्हें कैसे रिलीफ देगी, कैसे छोड़ेगी? उसके लिए भी रास्ता हाई कोर्ट है, अदालतें मौजूद हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को जब आपको पता है कि सजाएं दी गई, मुकम्मल कर रहा हूं। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को भी जब सजाएं हो गई, उन सजाओं को गलत मानते थे, उसके बाद मुल्क में हुकूमत तब्दील हो गई, मरकज में हमारी हुकूमत आई, और आपने देखा कि 18 महीने 16 महीने पीडीएम का दौर था। उसके बावजूद भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान लैंड किया तो उन्हें इस्लामाबाद लैंड करना पड़ा और सरेंडर टू द कोर्ट करना पड़ा, फिर वो यहां से लाहौर गए। तो वजह इस वक्त जो मामलात हैं, मुझे खुद इस बात का यकीन भी है, कुछ चीजें मेरे पास मौजूद भी हैं, कि बानी तहरीक इंसाफ ने कोई दिन ऐसा नहीं है जब डील की कोशिश ना की हो। देखिए, रिचर्ड गिरनेल से मुलाकात का क्या मकसद है कि रिचर्ड गिरनेल हम पर दबाव डाले ट्रंप इंतजामिया के जरिए। उनके बेटे जो है, उनकी बेगम जो है ज्यूइश लॉबी की एक बहुत बड़ी कारिंदा है बरतानिया में, उनके साले वहां पर ज्यूइश लॉबी की तरफ से मेयर लंदन का इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी तरफ से बार बार जिस तरीके के बयानात दिए गए और जो सब कुछ होता रहा, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर मेंबरान से मिलने का क्या मकसद है, अमेरिका में हाउस ऑफ कांग्रेस में मेंबरान से मिलने का क्या मकसद है? तो ये बानी तहरीक इंसाफ, वहां लफ्ज वो डील नहीं कहते, वो उसका नाम नया दे देते हैं। वो जिस तरह आप अपने साथ वाले कमरे को करार देते हैं, ये लाहौर है और ये वाला कमरा मेरा इस्लामाबाद है। मुझसे पूछे कहाँ गए थे, मैं लाहौर गया था जी। वो डील का लफ्ज को चेंज करके कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं, क्योंकि मेरे साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए बैरूनी दुनिया मुदाखलत करे और मुझे यहां से रिहा कराए। उसका लफ्ज चेंज कर देते, उसको एनआरओ का नाम नहीं देते, उसको डील का नाम नहीं देते। लेकिन हमारी हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है, मैंने इसकी वजाहत भी कर दी, आपने मौका दिया, शुक्र है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर कर दी, कि बानी तहरीक इंसाफ को कोई भी डील चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान की अदालतें, जिन अदालतों ने सजा दी है वही अदालतें उन्हें रिलीफ दे सकती हैं। अच्छा हुज़ैफा जी, ये बात करेंगे जी प्लीज। अच्छा हुज़ैफा जी, ये फरमाइएगा कि ये पीटीआई की तो बात हो गई, कल बिलावल भुट्टो सरदारी साहब आए वज़ीर आज़म से अफसोस करने के लिए उनके कज़न की वफ़ात पे, और जब दो सियासी लोग मिलते हैं तो यकीनन सियासत पे भी गुफ्तगू होती है। इस तरह की भी ख़बरें हैं कि वज़ीर आज़म ने हमेशा की तरह एक बार फिर उनकी सियासी जो अहमियत है उसको सराहा, सियासी उनके अंदाज़ को सराहा, और इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि पीपल्स पार्टी भी अगर हुकूमत में हो तो अच्छे मामलात हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी ख़ुसूसन पंजाब में कुछ नाला नज़र आते हैं कि शायद ब्यूरोक्रेसी उनकी उस तरह से बात नहीं मानती, इवन गवर्नर हाउस की तरफ से भी दिए गए अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
इस पे आप क्या कहेंगे? क्या पीपल्स पार्टी आपकी क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो रही है? जी, आपकी मालूमात बिल्कुल ठीक है इमरान याकूब साहब। एक तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी नाला है पंजाब के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो एक इत्तेहादी के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये नहीं है कि कोई उस नाराजगी से हम अलहदा हो जाएंगे। गवर्नर साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम तक पहुंचे हैं। और खास तौर पे मुल्तान में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके जो अरकान पार्लियामेंट है गिलानी साहिबान का एतराज़ है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। और वज़ीर आज़म साहब भी जब मुलाकात हो पीपल्स पार्टी की आदत से ये तजवीज़ देते हैं कि आप और हम अलाई हैं, अगर आप चाहें हमारे साथ मरकज में भी वजारतें लेना चाहें तो हम आपको वेलकम करेंगे और मिलजुल कर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। लेकिन कल की जो मुलाकात थी वो सोनली बिल्कुल प्राइवेट मुलाकात थी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का स्टाइल है कि वो अपने सियासी लोगों को ज़रा साथ रखते हैं। ये चेयरमैन बिलावल जो है, उनके वालिद ने उन्हें कहा या खुद उनके दिमाग में आया, उनके वालिद पहले ताज़ियत कर गए थे, फिर वो कल अपनी बहन के साथ आए ताज़ियत करने। तो आपको याद होगा कि जितने अहम सियासी फैसलों में कहीं आपको जो है वो बख्तावर आसफा नजर नहीं आती, तो वो बेसिकली वो उन जगहों पर अपने भाई के साथ होती हैं जहां उनका प्राइवेट ताल्लुक हो, जाती ताल्लुक हो। तो एक अच्छी रिवायात है। ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो साहब की ट्रेनिंग है, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ट्रेनिंग की नजर आई कि कल वो आए, वज़ीर आज़म साहब ने ताज़ियत की। बाकी कोई ऐसी बात, सियासी बात नहीं, उन्होंने कोई गिले शिकवे कल किए। लेकिन अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी को हमसे गिला रहता है कि मरकज में उनकी हम ज़ाहिर ख्याल रखते हैं, लेकिन सूबे में उनकी उतना सुनी नहीं जाती जो सुननी चाहिए। अच्छा, आप हुज़ैफा साहब क्योंकि बेनज़ीर का जिक्र किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी, आपको भी आपके इल्म में होगा कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सियासत में लाने के हक में नहीं थी। वो अपने तीनों बच्चों में से आसफा भुट्टो साहिबा को सियासत में लाने के हक में थी। उनके ख्याल में वो बेहतर तौर पे सियासत में हो सकती थी। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है अब बड़ी उसके माजरत के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी जो सियासी मामलात हैं उनमें आसफा भुट्टो को काफ़ी अच्छे तरीके से इन किया जा रहा है। जी ठीक कह रहे हैं आप इमरान याकूब साहब। और ज़ाहिर है आपने उन दिनों बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आपके मरासिम भी रहे, इंटरव्यूज़ भी आपने किए, और ज़ाहिर है तब ये बिलावल और आसफा और बख्तावर मैडम ये सारे छोटे थे। बिलावल साहब के साथ जिस तरीके से आसफा मैडम ने गुज़श्ता कुछ अरसे में अपने आप को कैरी किया है और अपने आप को रेलिवेंट बनाया है, और उन्होंने अपने वालिद की तवज्जो वाकई गेन की है। और इवन के बिलावल साहब भी अब उन्हें कहते हैं कि वाकई आप जो है सियासत के लिए एक बिल्कुल भरपूर फिट जो है वो स्टफ है, और इसलिए आपने देखा कि उन्हें पार्लियामेंट में भी लेकर आए हैं। लेकिन जो मुझे दिखाई देता है कि ज़ाहिर पार्टी को लीड बिलावल साहब ही करेंगे, लेकिन बहन भाइयों का इतना मोहब्बत प्यार है, और आसफा साहिबा का जो अपना एक शेर होगा वो लेंगी। मुमकिन है मुस्तकबिल में वो वज़ीर आला सिंध हों अपनी पार्टी की तरफ से। हुज़ैफा जी, मैं सिर्फ मुख्तसर से एक बात कर दूं, फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि जब आसफा भुट्टो जरदारी को ये कहा गया चंद साल पहले कि आप सियासत में आए, तो उन्होंने बाकायदा इस वक्त मिसाल दी और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा अपनी वालदा और मामू मुर्तज़ा भुट्टो वाला एपिसोड दोहराना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उस तरह के ख़ानदान में हालात हो, और वो सियासत में आने को तैयार नहीं थी। फिर आसफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने और इनकी फुप्पो ने, तीनों ने समझाया। इवन सनम भुट्टो साहबा ने उसमें आके अपना रोल अदा किया, और फिर वो इस पर रजामंद हुई। आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी क्लासिफाइड मालूमात है आपके पास, जो ज़ाहिर है सिर्फ फैमिली के चंद लोगों को या बहुत पार्टी के 2-4 लोगों को पता है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जी थैंक यू। अच्छा हुज़ैफा साहब, आपने ब्यूरोक्रेसी से नाराज़गी के हवाले से अभी कुछ देर पहले बात की। हमने देखा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पर नाला है। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर तबादलों के हवाले से कोई भी सियासी प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बताइए कि पंजाब के हवाले से ये जो पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल है, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे सीनियर हैं, पार्टी में उम्र में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरा अपना एक तरीक़ेकार रहा है। जमात से हमें भी इख्तलाफ हो जाता है, नाराज़गी भी हो जाती है, लेकिन जो जमात से इख्तलाफ और नाराज़गी की बात है वो बंद कमरे में अच्छी लगती है। और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, क़यादत हमें इतना मौका भी देती है और इतना लिबर्टी भी देती है कि खुलकर बंद कमरे में तनकीद और सख्त से सख्त बात भी सुन लेती है। तो ऐसी बातों को मीडिया पे ना आती तो ज़्यादा बेहतर था। और मैडम मरीम नवाज के हवाले से मैं स्पेसिफिकली कहूँगा
कि अगर तो जो पैमाना उनका ख्वाजा आसिफ साहब के लिए, हुज़ैफा रहमान के लिए अगर अपने किसी करीबी के लिए मुख्तलिफ हो तो फिर तो हम गिला भी करें। लेकिन मुझे खुद पता है पंजाब में कोई अफसर चीफ सेक्रेटरी या वैसे मैनेज होकर लग गया हो तो मुझे नहीं पता वो उस सिस्टम के अंदर आ गया हो, वरना मैडम मरियम नवाज साहिबा ने मुकम्मल चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बिल्कुल मुकम्मल कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को मुकम्मल अख्तियार दिया गया है और वो जो नाम लेकर आते हैं मैडम उसको वेट करती हैं और खुद लगाती हैं। और सियालकोट में भी जो एक देखें वाकया हुआ, एक बड़ी बात होती है, आप जिस हुकूमत का हिस्सा हो या जिस हुकूमत को आप लीड कर रही हो, अगर आपको पता चले कि एक मेरा एडीसीआर करप्शन कर रहा है, उस पर आप एक एक्शन लें और स्टैंड लें और किसी भी तरीके के सियासी दबाव को मुल्ज़ खातिर ना रखें, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासतदानों का इख्तलाफ भी हो सकता है उस एक्शन से, और ख्वाजा साहब का भी, ख्वाजा साहब ने जरा खुलकर नहीं कहा, अभी सारी स्पेकुलेशंस ही हैं। जी हुज़ैफा साहब, ये सब तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये अच्छा इक़दाम है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का एतराज़ किसी को लिगवाने पे नहीं है, उनकी नाराज़गी तो उतारने पे है। वो तो ये कहते हैं कि ज़िला सियालकोट में उनकी मर्जी के बगैर उनके मनपसंद अफसर को हटाया क्यों गया। हाँ, वो कहते हैं मेरे हल्के में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हल्के में मेरे से क्यों नहीं इजाजत ली जा रही। मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, हम उन्हें देख के सियासत में आए, सियासत कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा कद काट है, इतना बड़ा स्टेचर है, एक एडीसीआर के खिलाफ एक्शन के मामले पर मुमकिन है कहीं पर अगर उनसे पूछना चाहिए था, नहीं पूछा गया, तो इस बात को इतना बड़ा मेरे ख्याल से ना बनाते इशू तो ज्यादा बेहतर होता। ख्वाजा साहब का कद बहुत बड़ा है, इवन कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मामले में भी अगर वो ख्वाजा साहब की मर्जी से लगा हुआ उसको हटा दिया जाए तो ख्वाजा साहब का कद बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से इसको इतना ज्यादा इशू नहीं बनना चाहिए था। बिल्कुल इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए। सियासी और जो सियासत से मुतालिक बहुत बड़ी बातें होती हैं वो बंद दरवाज़ों में ही तय करनी चाहिए, ना कि मीडिया पर आकर। बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफा साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। इमरान साहब, अब आपका क्या कमेंट है इस तमाम तर मामले पर, जिस तरह से हुज़ैफा साहब ने बात की कि मरीम नवाज़ पंजाब में जो ये तकर्रियों के हवाले से ब्यूरोक्रेट्स के, ये बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि हमने देखा कि साबिका गवर्नमेंट पर भी ये इल्ज़ाम था कि अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया जाता था। और फराह गोगी जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनका बड़ा अहम किरदार था। ज़ैनब, हर दौर में ये होता रहा है, लेकिन ये बात ठीक है, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे दोस्त हैं और मैं ख़ुद भी आता जाता रहता हूँ मुख्तलिफ ऑफिस में, जगहों पे। इस वक्त नो डाउट कि जब से मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के मनसब पे हैं तो पॉलिटिकल जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र थी वो काफ़ी हद तक उनमें कमी आ चुकी है, तकरीबन ना होने के बराबर। MPs MNs वज़ीर जो हैं वो जब जाके चीफ मिनिस्टर से कहते हैं इसको बदल दें, तो वो पहला सवाल पूछती है क्यों। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अगर पुलिस के मुतल्लिका हो तो वो IG पंजाब से कहती हैं कि इसकी इंक्वायरी करें, इस इशू को देखें, और अगर चीफ सेक्रेटरी के मुतल्लिका हो तो ब्यूरोक्रेसी के मुतल्लिका तो वो उनको कहती हैं। लेकिन ऐसे फैसले में मरीम नवाज को वजीर दिफा को भी एतमाद में लेना चाहिए था। वजीर दिफा की नाराजगी की ये भी एक वजह है कि मुझे इस फैसले में इशू ये नहीं है। मामला ये है कि ये अब मामला ना इस तरह से है कि देखें, एक तो ये कि ख्वाजा साहब की जो नाराज़गी है वो उसको देखना ये होगा कि क्या वो जायज़ है। भी आपसे ये पूछा नहीं गया, लेकिन ये तो देखें कि क्यों नहीं पूछा गया। कहते हैं मेरे हल्के में ट्रांसफर पोस्टिंग का मेरे से तो इजाजत लेना। एक बंदा अगर इसने 18 करोड़ की रिश्वत ली है और उससे ज़राए के मुताबिक जो एंटी करप्शन के ज़राए हैं अगर 12-14 करोड़ बरामद भी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि तकरीबन साबित हो गया कि वो उसने करप्शन की है और वो करप्ट है। तो फिर ऐसे बंदे के लिए तो ख्वाजा साहब को खुद ही नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें असल में ख्वाजा साहब ने जो ट्वीट भी किया और ये चीज़ें की तो पंजाब के बहुत अहम ओहदे पर फाइज और बड़े अफसर हैं, ख्वाजा साहब ने उनको टारगेट किया था। और वो अफसर जो हैं हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक तो वो लोगों को बहुत सारी सफाई सुथराई भी दे रहे हैं कि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, उनका ये मसला नहीं है, ये इस हवाले से नहीं है। बहुत सारे मामला हैं, इसमें इफ्स एंड बट्स फिर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है इससे आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत सी अब निकलेंगी। अब ये नहीं हो सकता कि ये जो मामला है यहीं रुक जाए, ये अब मामला अभी आगाज़ है। इससे आप देखेंगे कि बहुत सारे अफसर जो हैं वो भी बेनकाब होंगे और हो सकता है कि पंजाब में इंतज़ामी तौर पर कोई अहम तब्दीलियाँ भी हो जाए।